गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रंगाई एवं छपाई, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो रंगाई और छपाई कैसे की जाती है, कलर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कैसे कैसे इसका उपयोग किया गया और कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री थी, कैसे रंग आए हैं। तो अब इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। रंगाई होती क्या है, जो कलर्स होते हैं वो कैसे कैसे बनते थे। जो पहला टाइम था, पहले कलर्स तो होते नहीं थे, तो वो लोग कलर्स की जगह किस चीज़ को यूज़ करते थे कि वो कलर वाला इफेक्ट ला सकते हैं। जैसे कि हमारा उन्होंने ग्रीन कलर जो होता है उसको उन्होंने आपकी लीव्स जो होती हैं, लीव्स से प्राप्त किया है। फूल होते हैं, आपके फूल से कलर्स बनाए हैं। हल्दी थी हमारी, हल्दी से येलो कलर ले लिया। तो इस तरह से वो लोग अपने कलर्स को यूज किया करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डाइंग एंड प्रिंटिंग, रंगाई एवं छपाई। रंगाई की कला सौंदर्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। प्राचीन समय से भारत रंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन समय से ही भारत में रंगों का प्रचलन बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पे कलर्स का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि कोई हमारा त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो उस पर अलग अलग कलरफुल्स, हम अपने जो फैब्रिक्स होते हैं, हमारे जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो भी हम कलरफुल पहनना पसंद करते हैं। लाइटिंग्स होती है कलरफुल। तो कलर का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत में मनुष्य को प्राकृतिक रंगों का ज्ञान काफ़ी प्राचीन समय से था। पहले से ही प्राकृतिक जो रंग हैं हमारे भारत में, उनका ज्ञान था पहले से ही बहुत। इंडिगो, मदर, लाख, टर्मरिक और सेफान और अन्य प्राकृतिक रंगों के क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व एवं एकाधिकार था। इन रंगों का उपयोग न केवल भारतीय वस्त्रों को आकर्षक बनाने के हेतु किया जाता था, वरन प्राचीन पश्चिमी देश में भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाते थे। जो प्राचीन सब जो हमारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो उसमें भी हम लोग अपने कलर्स को भेजते थे। वहाँ पे भी इनको उपलब्ध कराते थे कलर्स को। भारत में ही नहीं ये कलर्स हम यूज़ करते थे, विदेशों में भी भेजे जाते थे हमारे कलर्स। रंग आत्मिक सुख हेतु उसी प्रकार महत्वपूर्ण माने जाते थे जिस प्रकार भौतिक आवश्यकताओं हेतु भोजन। प्रत्येक रंग का अपना महत्व होता था। जो कलर्स होते हैं वो इसीलिए महत्वपूर्ण होते थे, जैसे कि हमारी लाइफ में भोजन करना बहुत आवश्यक हो गया है, होता है, तो वैसे ही कलर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं अभी भी। और नमूना चाहे बनाया हुआ हो या प्राकृतिक मानवीय हो या फूल वाला, नमूना को यहाँ पे बोला चित्र चाहे कैसा भी हो, उसमें ही कलर्स किए जाते थे। उनका अपना अर्थ होता है, उनका अपना ही एक अर्थ होता है। कुछ उदाहरण है, नीला रंग जीवन का प्रतीक था। जो कलर ब्लू होता है वो हमारे जीवन का प्रतीक होता है और आकर्षक भविष्य की ओर इंगित करता था। लाल रंग उल्लास, खुशी, जीवन, सत्य और गंभीरता को दर्शाता था। साथ ही जो दुल्हन होती है हमारी, दुल्हन पे हम रेड कलर शुभ मानते हैं। किसी भी काम में हम कुछ भी काम करते हैं तो वहीं पे हम अपना रेड कलर को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई तिलक भी होता है हमारा तो हम उसको भी रेड कलर से ही करते हैं। तो रेड कलर हमारा हमें सुख प्रदान करने वाला एक कलर माना जाता है। साथ ही दुल्हन के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। राजपूताना में दोहराई रंगों की तकनीक से वस्त्र के दोनों ओर विभिन्न रंग अपना विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक विभिन्न रंगीन नमूने के विभिन्न कलात्मक नाम होते हैं, जैसे अग्नि ज्वाला के रंग की साड़ी का रंग अग्निपट, गहरे बादलों के रंग की साड़ी का मेघावर, मोर के पंख के विभिन्न रंगों के वस्त्र का नाम मोरपंख, चमकते हुए तारे के समान रंग के वस्त्रों का नाम आसमानी तार होता है। अलग अलग कलर्स थे, जैसे कि कोई हमारा ब्लू सा कलर तो उसको बोलते थे ये आसमानी कलर है। मोरपंखी के जो कलर होते हैं उसको हम मोरपंखी का नाम दे देते हैं। तो जो उन सभी कलर किसी से भी प्रभावित होता था तो हम उस कलर्स को उसी का नाम दे दिया जाता था उनको। भारत में रंगीन वस्त्रों के उत्पादन का प्रभावित कौशल उत्कृष्ट कोटि का नाम होने के कारण भारत अपने रंगीन और छपे वस्त्र
यूरोप में भी निर्यात करते था। जो यहाँ के जो कलर्स हैं, जो उनके छपे हुए वस्त्र हैं, वो निर्यात भी करता था, विदेशों में भी भेजता था। अधिकांश कलाओं के समान रंगाई की कला भी प्रकट होती है। आधुनिक समय में भी छपाई करने वाले व्यक्ति गाँव में अपनी पृथक प्रणाली ही अपनाते हैं, जबकि अधिकार संतृप्त रंगों का उपयोग किया जाता है। जो गांव में जो लोग होते हैं वो काफ़ी कढ़ाई किए हुए वस्त्र या फिर छपाई किए हुए वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, अपने किए हुए वस्त्र। पहाड़ी जनजाति के रंगाई के कुछ रहस्य छिपाए रहते हैं और वह जड़ी बूटी पत्तियों व पेड़ की जड़ों से रंगों को तैयार करते हैं। जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, वो पहाड़ों पे जो लोग वो मतलब प्राकृतिक को देख के उससे प्रभावित होके किसी भी चित्र को बनाते हैं, छपाई करते हैं, तो उसमें कलर्स को डालते हैं। रंगों को वर्गीकरण और विभिन्न तंत्रों हेतु उनका उपयोग। वस्त्रों को आकर्षक बनाने की परिसज्जा हेतु स्थायी या अस्थायी रूप से वस्त्रों को रंगा जाता है। रंगों को आकर्षक बनाने के लिए, वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए उनको रंगा जाता है। अलग अलग कलर्स में, डिफरेंट कलर में रंगा जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है मल्टी कलर्स का एक दुपट्टा बना देते हैं, बहुत सारे रंग डाल के, वो इतना खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में वो कलर्स। तो सारा कलर्स का ही तो है। रंगों के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे रंग डाई कहते हैं, और जिस प्रक्रिया द्वारा यह क्रिया की जाती है उसे रंगाई डाइंग कहते हैं। कोई कलर्स डालना है हमें तो उसके उपयोग के लिए उसे डाई कहा जाता है, रंग को डाई कहा जाता है। रंग का मीन्स होता है डाई, और छपाई का मीन्स होता है, रंगाई का मीन्स होता है डाइंग। प्राप्ति के आधार पर रंगों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। रंगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं? वनस्पतिज, प्राणजित, खनिज, ये 3 कलर्स होते हैं। फिर जो वनस्पतिज रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेहंदी, केसर, प्लास, परिजान, हल्दी, हर्ड, बहेड़ा, आंवला, कथा, नील, जामुन, कीकर। और प्राणजित कौन कौन से होते हैं? केकटी, कोकनियल, केरमिस, खनिज, लोहेपूर्ण, जो लोहेपूर्ण कलर्स होते हैं उनको लोहेपूर्ण बोलते हैं खनिज में। संश्लेषणात्मक अथवा कृत्रिम रंग, जो संश्लेषणात्मक कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, वाट रंग, सल्फर रंग, मार्टेट रंग, नेफ्थाल रंग। प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रंग प्राकृतिक कहलाते हैं। जो हम प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं उनको प्राकृतिक रंग बोलते हैं। जैसे कि पेड़ से कोई रंग हमने लीव से, जैसे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन पत्तियां होती हैं, उनसे हम कोई कलर भी अगर प्राप्त करते हो तो उसको प्राकृतिक रंग कहा जाता है। इन्हें भी स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। वनस्पतिक, प्राकृतिक रंग। प्रागैतिहासिक युग में भी मनुष्य वर्षों की जड़ों, छाल, पत्तियों और फल फूल आदि को रंगाई के लिए उपयोग में लाता था। भारत और मिस्र में नील के पौधे का उपयोग रंगाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता था, और आधुनिक समय में भी इसका उपयोग किया जाता है। टर्की में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले वनस्पतिक रंग हैं एलिजेरियल। यह रंग पेड़ की जड़ों को सुखाकर और पीसकर बनाया जाता है। इसी प्रकार फ्रांस आदि देशों में मदार नामक घास का उपयोग रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वनस्पतिक रंगों के उदाहरण हैं हीना, मेहंदी, कथा, नील या इंडिगो, टिश्यू, हल्दी या टर्मेरिक, अखरोट या वालनट, कीकर, जामुन, केसर, आंवला। प्राकृतिक रंग, जिन रंगों को पशु जगत
से प्राप्त किया जाता है। यह प्राणिज रंग कहलाते हैं। प्राचीन समय से ही कई कीट पतंगों को मारकर कई विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त किए जाते थे। भूमध्य सागर में एक विशेष प्रकार की मछली से जामुनी रंग प्राप्त किया जाता था। जो जामुनी रंग प्राप्त किया करते थे वो एक मछली होती थी, उस मछली को मारकर उससे प्राप्त किया जाता था। और बहुत से रंग हमारे कीट पतंगों को मार के भी प्राप्त किए जाते थे, उनको प्राकृतिक रंग बोलते हैं। यह रंग बहुत महंगा होता था क्योंकि कई हजारों की संख्या में मछलियों को मारने से थोड़ा सा रंग प्राप्त किया जाता। बहुत सारी मछलियों को मारकर फिर भी थोड़ा सा कलर मिलता था, तो उस कलर को बहुत मान्यता दी जाती थी, बहुत महंगा बिकता था वो कलर। इन कीड़ों से रंग बनाने के पहले असंख्य कीड़ों को मारा जाता था, फिर इन्हें एकत्रित करके गर्म भाप दी जाती थी, जिससे जो रंग निकलता था उसे कई प्रकार के रंग बनाए जाते थे और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों को रंगाई हेतु उपयोग में लाया जाता था। ऊनी और वस्त्रों, जो ऊन के हमारे वस्त्र तो वुलन वस्त्र होते हैं और रेशम का वस्त्र होता है, उस पर ये कलर हम चढ़ाते थे तो वो बहुत सुंदर निकल के आता था। इनको पहले कीट पतंगों को मारा जाता था, फिर उनको भाप दी जाती थी, फिर ये कलर हमें प्राप्त होते थे। कुछ प्राकृतिक रंगों से उदाहरण हैं, चूँकि यह रंग महंगे होते हैं। और आधुनिक समय में कृत्रिम रंगों का बहुत प्रयोग होने के कारण ये काफ़ी महंगे हो गए थे। खनिज प्राकृतिक रंग। यह रंग प्राकृतिक खनिज पदार्थों से प्राप्त होने के कारण इन्हें खनिज रंग कहते हैं। लोहे की धातु में आर्द्र अवस्था में जंग लग जाता है। यह सिद्धांत खनिज रंगों की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी तथा सिरके में भिगो दिया जाता है। कुछ दिनों बाद भीगा रहने पर इसमें हवा की ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है, जिससे यह रंग भूरा रंग का होता है। कुछ मुख्य खनिज रंगों के उदाहरण हैं: क्रोम पीला, क्रोम नारंगी, क्रोम हरा, भूरा, खाकी रंग आदि। जो खनिज प्राकृतिक रंग थे वो क्या थे? जो लोहे के जो टुकड़े होते हैं उनको पानी और सिरके में भिगोकर रख दिया जाता था, फिर उससे जो कलर प्राप्त होता था